ओके, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले हम जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का अगर मतलब हम देखें तो हम कह सकते हैं कि थर्मो प्लस डायनामिक। थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक मीन्स होता है चेंज। मीन्स द स्टडी ऑफ हीट चेंज इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बेसिकली हम ये चीज़ बोल सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वेदर इट इज़ अ फिजिकल रिएक्शन और अ केमिकल रिएक्शन, तो उसको होने के लिए जो उसके एनर्जी में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो चेंजेस क्वालिटेटिवली या फिर क्वांटिटेटिवली जो चेंजेस आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये थर्मोडायनेमिक्स हमारी जो केमिस्ट्री है उसकी उस ब्रांच को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम हीट चेंज को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि सम बेसिक टर्म यूज इन थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट आर द सम बेसिक टर्म्स विच वी यूज इन थर्मोडायनेमिक्स, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं सम बेसिक टर्म, सम बेसिक टर्म यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक। ठीक है, सबसे पहले सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है हमें जानना होगा। व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। ठीक है, अगर हम सिस्टम की बात करें तो हमारे पूरे यूनिवर्स का वो एक पॉइंट मीन्स वो भाग, ठीक है, जिसके जिसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। यानी कि हम बोल सकते हैं हमारे यूनिवर्स में ये क्या है, पार्ट है अबाउट विच हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, वो क्या है, आपका सिस्टम कहला जाएगा। ठीक है, सिस्टम को हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तंत्र बोलते हैं। और सराउंडिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई यूनिवर्स है तो उस यूनिवर्स में, उस ब्रह्मांड में, उस पार्ट के अलावा, उस पार्ट के अलावा जितना भी सराउंडिंग, मतलब जितना भी चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग कहलाएंगी। और उस सराउंडिंग को हम लोग अपने हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, वातावरण बोलते हैं। दैट इज तंत्र और वातावरण, दैट मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला करके हम ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स तंत्र और वातावरण को मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रह्मांड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। ठीक है, अब इसके बाद से बच्चों आपको क्या जानने हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो देखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम में, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं इसको ब्लैक कलर से थोड़ा सा मैं लिखता हूं। सिस्टम जो है आपका एक्चुअल में ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। और मीन्स हाँ, आइसोलेटेड यहीं तक हम समझ सकते हैं कि तीन तरीके के सिस्टम है। कौन कौन से, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। There are three type of system are there. First is known as open system, second is known as closed system, and the third is known as isolated system. अब ओपन सिस्टम को हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, खुला तंत्र। ठीक है, ये क्या खुला तंत्र है,
ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हीट प्लस मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ system where heat and matter can be transferred from system to surrounding is known as open system. In Hindi we can say as कि एक ऐसा तंत्र है ओपन सिस्टम जिसमें क्या होता है हीट के साथ साथ मीन्स ऊर्जा के साथ साथ द्रव्य का भी आदान प्रदान हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। अगर कोई एग्जांपल की बात करके ओपन सिस्टम क्या है, तो आपके पास मान लो कोई यूटेंसिल है, ये कोई बर्तन है, मान लिया आपके पास लेट्स से ये वॉच ग्लास है। ठीक है, ये आपका वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास में मैंने मान लो आपको पोटेशियम पर मैग्नेट रख दिया है। ठीक है, उसके कुछ टुकड़े यहाँ पे रख दिया मैंने। तो ये क्या है? ये अभी इसमें इसमें सिस्टम मतलब ये आपका सिस्टम हो गया। इस सिस्टम और जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का वो क्या होगा? सराउंडिंग। तो सिस्टम सराउंडिंग में हीट का भी ट्रांसफर हो सकता है और मैटर का भी ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है, मीन्स क्लोज सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम वेयर ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, बट मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर एट ऑल। ठीक है, मीन्स ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका क्लोज सिस्टम। अब अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें कि कोई एक एग्जांपल बता दें, तो सिंपल आपके पास कोई क्लोज कंटेनर हो जिसमें हमने कोई रिएक्टेंट को रखा हो ऐसे, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्लोज सिस्टम कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे अब एक बात बताओ कि अगर सराउंडिंग का क्लाइमेट अगर आपका बहुत ही कोल्ड हो तो सिस्टम के अंदर भी वो कोल्डनेस जाएगी। ठीक है, और क्या करेगी? उसको भी थोड़ा सा कोल्ड कर सकती है वो, मतलब वो जो उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी डिक्रीज कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्लोज यूटेंसिल में जो रखे गए आपका रिएक्टेंट है वो बाहर निकल जाए, ये नहीं होता है। यानी कि मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ये हमने जाना कि क्या होता है क्लोज सिस्टम। अब उस क्लोज सिस्टम के बाद एक और सिस्टम यहाँ पे बचा हुआ है, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ये थोड़ा सा डिसेंट है। मीन्स अगर आइसोलेटेड की सिस्टम की बात करें तो इसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं विलगित तंत्र। क्या बोलते हैं? विलगित तंत्र बोलते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे मैटर का भी सॉरी मैटर के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच। मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना ही मैटर का ट्रांसफर होगा, ना ही वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ऐसा कोई सिस्टम है तो उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। दैट मीन्स isolated system is a type of system where not matter as well as energy can be transferred from system to surrounding। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपने देखा होगा थर्मस फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क आपने देखा होगा। उसमें अगर कोई चीज हम रखते हैं तो वो उसका जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत देर तक वो टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, ड्यू टू आइसोलेटेड बिहेवियर। वहां पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर में डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग के बीच एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं होता है कि जो उस थर्मस में जो चीजें रखी गई हैं वो बाहर निकल जाता है, ऐसा नहीं होता है। मीन्स मैटर का भी वहां पे एक्सचेंज नहीं होता है। दैट इज हम बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होता है। मीन्स दोनों का जब ट्रांसफर ना हो सिस्टम से सराउंडिंग बीच, तो क्या आइसोलेटेड है? ओपन क्या है? जिसमें दोनों का ट्रांसफर हो जाए। और बीच में क्या है? क्लोज। क्लोज में क्या होता है? सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। तो आई होप कि आप सभी लोग जान चुके होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग। अब हम लोग इसके बाद से थोड़ी बहुत जानकारियां और लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव इंटेंसिव एंड
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या होता है एक्सटेंसिव, क्या होता है इंटेंसिव? तो हम कह सकते हैं कि ये जो साफ साफ लिखा हुआ कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मीन्स किसी भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी, ठीक है, जो उस पदार्थ में उपस्थित हो, ठीक है, मीन्स वो उस सबस्टांस के अंदर कोई अगर गुण है उसे क्या बोलते हैं हम? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास है वाटर है, एक बीकर में हमने वाटर रखा है, ठीक है, तो एक बात बताइए, ये बीकर में वाटर है, तो वाटर का भी तो एक ग्राम एटॉमिक मास होगा या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, GAM या फिर GMM, यानी कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा। तो अगर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस केमिकली हम मोल्स में निकालते हैं, यानी कि वाटर का कुछ मोल होगा, और हमें पता है एक मोल में कोई चीज क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 इसके बराबर होती है। एक मोल कोई चीज है तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर उसमें उसके एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल होंगे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अगर पानी की बात करें तो पानी अगर हमने लिया है तो उसका मोल को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स इट इज क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स ये मात्रात्मक गुण है। तो इस वजह से हम बोल देंगे कि मोल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर आपने देखा होगा कि वॉल्यूम, फिर आपने एंथैल्पी, ये सब कुछ क्या है? ये मेजर्ड कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या हुआ? ये कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगे। प्रॉपर्टी में भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब फिर कह रहा है कि अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ऐसा गुण जो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर उपस्थित होता है, ठीक है, और वो उसके मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, वो उसके ऐसा नहीं कि वो उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वो किस पे करता है? क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये सभी क्या कहलाएंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या लिख देंगे? डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन सॉरी क्वांटिटी, मीन्स उसको मेजरेबल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में आपके पास क्या क्या है? टेम्परेचर प्लस डेंसिटी, और क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, ETC। आप लोग समझ पाए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बच्चों अगर हम आगे की बात करें तो हमें जानने हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ध्यान देना, इफ यू टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, तो यहाँ पे ये बहुत तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं। ये हो सकता है आपका आइसोथर्मल, ये हो सकता है आपका एडियाबेटिक, ये हो सकता है आपका आइसोचोरिक, और ये हो सकता है आपका आइसोबारिक। कहाँ गया फोर्थ पॉइंट? आइसोबारिक। अब देखिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आइसोथर्मल का मीनिंग क्या होता है? आइसो मीन्स एक समान, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जिसमें हम टेम्परेचर को
केप्ट कांस्टेंट कर दें, मींस टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर देंगे, तो वहां पे जो वो जो प्रोसेस कहलाएगा वो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, यानी कि अगर हम कोई चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को हम dt से दिखा रहे हैं, डी कैपिटल टी से, वो जीरो हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल देंगे। ठीक है। और अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं होता है, यानी कि उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि डी क्यू इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एक और बात जानने होंगे कि आइसोथर्मल को हिंदी में बोलते हैं समतापीय, क्या बोलते हैं, समतापीय प्रक्रम। देखिए हिंदी से ज्यादा क्लियर हो रहा है कि समतापीय मतलब समान तापक्रम है, तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, जिसका तापक्रम समान हो, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं। सिमिलरली इसको हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। नाउ आइसोचौरिक, चौरिक देखो, आइसो का मतलब होता है सम, और चौरिक का मतलब होता है आयतन, सम आयतन प्रक्रम। मीन्स अगर वॉल्यूम मीन्स डीवी इक्वल टू जीरो हो जाए, वॉल्यूम में चेंज जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोचौरिक प्रोसेस। सिमिलरली आइसो बारिक, आइसो मीन्स क्या होता है, सम, और बारिक मतलब क्या होता है, प्रेशर। यानी कि अगर क्या कर दें कि समदाबीय प्रोसेस बोल सकते हैं इसको, यानी कि क्या हो जाए, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो जाए, डी पी यानी कि चेंज इन प्रेशर इक्वल टू जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें पढ़ने इस थर्मोडायनेमिक्स में, वो है आपका साइक्लिक प्रोसेस। तो लिखते हैं यहाँ पे, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जब कोई अगर सिस्टम ऐसा है, वो बहुत सारे परिवर्तन करने के बाद अपने जो स्टार्टिंग जो इनिशियल जो फेज है, इनिशियल जो उसका स्टेट होता है, उसमें अगर आ जाए, वापस आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। अब एक बात बताइए कि अगर ऐसा हो, तो उसमें जहां पे था, जैसे मान लीजिए कि मैं चला ए टू बी, फिर से बी टू सी, और सी टू डी, और डी टू फिर ए आ गया, यानी कि हमारे पास जो इनिशियल में था हमने वहीं पे पहुंच गया। तो इनिशियल में अगर ए की जो एनर्जी होगी, अगर वो एक्स किलो जूल है, तो फिर जो ए पे आ गया तो फिर से एनर्जी क्या होगी, एक्स किलो जूल, यानी कि एनर्जी में चेंज कितना हो गया, डेल्टा ई इक्वल क्या हो गया, जीरो। ठीक है। अब एक बात बताइए कि डेल्टा ई की वैल्यू जीरो हो गई, और स्टार्टिंग में जो कंपाउंड होगा वही बाद में बन गया, यानी कि हीट ऑफ एन बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड का टूटने और जुड़ने में जो एनर्जी लगा, मीन्स एंथैल्पी जो है वो भी क्या हो गया, जीरो हो गया। मीन्स डेल्टा ई भी जीरो, और डेल्टा क्यू भी जीरो, और डेल्टा एच भी जीरो। तो वो सॉरी, डेल्टा क्यू की बात नहीं करेंगे अभी, डेल्टा ई भी जीरो और डेल्टा एच भी जीरो अगर जिस प्रोसेस में है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोल सकते हैं। आप लोग समझ पाए होंगे साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली बस इतना जानना था कि अगर कोई भी सिस्टम जो है वो रिएक्शन करने के बाद से अगर वो स्टार्टिंग फेज में पहुंच जाता है, लौट आता है दोबारा, तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोल देंगे। साइक्लिक प्रोसेस की खास बात ये है कि उसमें डेल क्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, और डेल ई की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी एनर्जी में एक्सचेंज जीरो हो जाता है, यानी कि एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, और हीट में भी कोई चेंज नहीं होता है। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है कि एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एक ऐसा प्रोसेस
जो खुद से हो, मीन्स हमें उसे स्टार्ट करने के लिए, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें सामने से एनर्जी नहीं देना पड़ रहा है, मीन्स वी आर नॉट हैविंग गिविंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड द रिएक्शन, टू स्टार्ट द रिएक्शन, इट जस्ट स्टार्टेड बाय देयर ओन। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे एक टर्म आता है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। एस का मतलब होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा, सॉरी एंट्रोपी में जो चेंज आता है वो जीरो से ज्यादा होता है, यानी कि फाइनल एंट्रोपी ज्यादा होगी और इनिशियल एंट्रोपी कम होगी, यानी कि S2 माइनस S1 को अगर डेल्टा एस बोल रहे हैं तो उसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा है, यानी कि S2 की वैल्यू ज्यादा है किससे? S1 से। अब यहाँ पे जो टर्म एंट्रोपी है, यानी कि एंट्रोपी जो एस को जो हम एंट्रोपी बोल रहे हैं, ये क्या होता है पहले जानना होगा। तो बच्चों, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है वो कहलाता है एंट्रोपी का मेजरमेंट। जैसे मैं एक स्कूलिंग, अगर आप लाइफ जी रहे हो, जैसे आप सभी स्टूडेंट हो तो आप स्कूलिंग लाइफ जी रहे होगे, तो आपको मैं बता दूं कि आप जब स्कूल में, जब स्टार्टिंग में जब प्रेयर होता है स्कूलों में, तो वहां पे बच्चे क्या होते हैं, रेगुलर पैटर्न में खड़े होते हैं, एक के पीछे एक ऐसे करके एक रो बना बना के वो खड़े होते हैं, और जो टीचर्स हैं वो भी एक पैटर्न में कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पैटर्न को फॉलो होता है, मतलब एक ऑर्डर को में हम क्या करिए, हम बच्चों को एक ऑर्डर में रख लिए हैं। ठीक है, और वहीं पे ये तो हो गया कि आपका प्रेयर का समय हो गया, प्रेयर में। और वहीं पे अगर मैं देखूं कि जब बच्चे, जब ग्राउंड में इंटरवल जब होता है, यानी कि लंच के टाइम, तो वो सारे बच्चे ग्राउंड में या फिर कहीं भी ऐसे, वो ग्राउंड में ऐसे इधर उधर कहीं ना कहीं वो खेलते रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं। तो एक बात बताइए, दोनों में प्रेयर के टाइम इंट्रोपी, सॉरी प्रेयर के टाइम टाइम डिसऑर्डरनेस ज्यादा है कि इंटरवल के टाइम डिसऑर्डरनेस ज्यादा है? ऑब्वियस आंसर होगा आपका कि इंटरवल के टाइम डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, रैंडमनेस ज्यादा है, और प्रेयर में तो बच्चे क्या है, एक पैटर्न में खड़े हैं। तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ, लिख देते हैं यहाँ पे, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। तो एक बात बताइए कि इंटरवल के टाइम अगर बच्चों में डिसऑर्डरनेस ज्यादा है तो वहां पे एंट्रोपी बढ़ जाएगी, उस स्कूल की एंट्रोपी इंटरवल के टाइम बढ़ जाएगी, और उसी स्कूल की एंट्रोपी अगर वो प्रेयर हो रही है तो थोड़ी सी कम रहेगी। एंट्रोपी बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ती है। आपने देखा होगा कि बच्चे जब खेलते, मतलब जब वो इंटरवल में जब खेल रहे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, मतलब, और आप स्कूल का थोड़ा सा माहौल भी थोड़ा सा उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, थोड़ा सा आपने महसूस किया होगा। और वही जो स्टार्टिंग टाइम, जो सुबह का टाइम होता है जिसमें प्रेयर होता है, टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, अगर गर्मी भी हो तो आदमी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इंटरवल में ज्यादा हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वहां पे एंट्रोपी बढ़ जाती है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ जाती है इंटरवल के टाइम। तो ये रहा आपका एंट्रोपी। अब एंट्रोपी को तो मैंने समझा दिया। अब यहां पे कह रहा है कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो खुद से होता है, रिएक्शन खुद से स्टार्ट हो जाता है। खुद से स्टार्ट हो रहा होगा तो रिएक्टेंट टूटने लगे होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोलिजन हो रहा होगा, तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ रहा होगा, यानी कि इनिशियल में जो एंट्रोपी होगी उससे ज्यादा फाइनल एंट्रोपी होगी, और जब इनिशियल एंट्रोपी कम होगी फाइनल एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो अगर S2 में बोल दूं फाइनल एंट्रोपी को, S1 में बोल दूं इनिशियल एंट्रोपी को, तो उसका चेंज क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। चेंज अगर पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा एस की वैल्यू जीरो से ज्यादा ही तो बोलेंगे। इसी वजह से यहां पे बोल रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, रिएक्शन क्या हो रही है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं मार्कर का। अगर हमारे पास रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, तो वहां पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो होगी। आपको ये बात ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि एंट्रोपी, अगर मान लो पूछ दे कि आपके पास है सॉलिड, फिर आपके पास लिक्विड, फिर आपके पास है गैस, और पूछ दे एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है, रैंडमनेस किस में ज्यादा होगी? गैस में। एंट्रोपी सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड,
फिर सॉलिड। तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस की, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद सॉलिड की, बिकॉज रेंडमनेस ज्यादा होती है गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। दैट इज, आप समझ पाए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। चले, तो हमने एंट्रोपी को समझ लिया, सॉरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन समझ लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है समझ लिया, हमने साइक्लिक प्रोसेस समझ लिया, हमने आइसोचोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को समझा, हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझा, हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझा, हमने आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है समझा, हमने थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये भी समझा। अब हम लोग इसके आगे जानने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है एक टर्म जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मीन्स आप कह सकते हो कि किसी सिस्टम के अंदर की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। और उस इंटरनल एनर्जी को हम यू, कैपिटल यू से हम डिनोट करते हैं। The total system inside the system, sorry, the total energy inside the system is known as internal energy. In Hindi we can see that कि अगर जितने भी मैं बात करूं सबस्टांस की, तो ईच जो सबस्टांस होते हैं, प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं, उसकी क्या होती है? एक ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा उसमें होती है। और वो क्या होती है? वो रासायनिक प्रकृति पे, ताप पे, दाब पे, आयतन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और उसका ये नेट जो एनर्जी होता है ना, टोटल जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, टोटल जो आंतरिक जो एनर्जी है, वही क्या है? इंटरनल एनर्जी यू है। अब देखिए कि इंटरनल एनर्जी किस किस रूप में हो सकती है। तो पहला, जैसे बॉडी, जैसे मान लो किसी सिस्टम में कोई कंपाउंड या फिर कोई रिएक्टेंट रखा हुआ है, तो उसके अंदर एक, वो उसमें जो एटम्स हैं वो इधर उधर घूम रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपने एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो वाइब्रेशन के कारण क्या होगा? उसमें एक एनर्जी होगा जिसको हम बोलेंगे स्थानांतरण ऊर्जा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशनल एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल जब सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे। दूसरा क्या होगा? वो जो मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या होगा? उसमें एक एक एनर्जी होगी जिसको हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी, इसको हम ईवी से दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा कि रोटेशनल एनर्जी, ईआर से दिखा सकते हैं। एक क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी, मींस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ई, ई बोल सकते हैं इसको। फिर क्या होगा? फिफ्थ, फिफ्थ हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। फिर क्या हो सकता है? फिफ्थ, सिक्स्थ सॉरी, कि किसी डिफरेंट, मीन्स इसके बाद और किसी कारणों से जो एनर्जी होगा उसको, मीन्स किसी सब बाहर के कारकों के द्वारा, मीन्स किसी डिफरेंट क्लाइमेट के द्वारा कोई एनर्जी होती है, वो भी हो सकता है। अब समझिएगा थोड़ा सा। मैं अगर बात करूं कि टोटल एनर्जी उस सिस्टम की क्या होगी, अगर मैं किसी डिफरेंट सोर्स के द्वारा जो एनर्जी है उसको मैं, अगर मैं ई आई से दिखा दूं, ठीक है, और इन सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी को हम ई एन से दिखा दूं, ठीक है, और जो हमने बोला कि क्या अभी ट्रांसवर्सनल एनर्जी जो होगा उसको मैं ईटी से दिखा दूं, तो टोटल जो एनर्जी होगा उस सिस्टम के अंदर वो क्या होगी? वो उसको अगर मैं ई मान रहा हूं, तो ई इक्वल्स टू ई टी प्लस ई वी प्लस ई आर प्लस ई ई, ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी, प्लस ई एन ओ सेट, सॉरी सेट, या हाँ वो आज का है, आज का है। ओके, अभी क्या है ना कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसके साथ साथ क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी, और साथ ही में और क्या होगा? डिफरेंट सोर्स जो एनर्जी, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? उसको ई आई में दिया, तो टोटल जो एनर्जी होगी सिस्टम की वो इसका सम हो जाएगा, यानी कि क्यू इक्वल टू दिस मच होगा। अब आगे हम लोग जानने वाले हैं कि कुछ इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास, उसके मेजरमेंट, मीन्स उसका हम मापन कैसे कर सकते हैं, मीन्स व्हाट इज द यूनिट
मीन्स भाई साहब अगर आपने इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर ही लिया तो मेजर किस में करोगे? तो हम लोग पढ़ने वाले यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी। मैं इसको नए पेज पे समझाता हूं जी। चलें, यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब देखना कि अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में हम एनर्जी को हम जूल में, दैट इज जूल भी बोलते हैं इसको, उसमें मेजर कर सकते हैं। अगर हम सीजीएस मींस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इस सिस्टम में अगर हम मेजर करते हैं इंटरनल एनर्जी को, तो उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं? अर्ग। किस में मेजर कर सकते हैं? अर्ग, जिसको हम ई से दिखाते हैं, सॉरी ईआरजी से दिखाते हैं, ईआरजी। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट आपका होता है कि अगर हम ये 1 कैलोरी की बात कर रहे हैं, 1 कैलोरी, ठीक है, तो ये बराबर होता है बच्चों 4.184 जूल के। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि 1 जूल जो होता है ना, मीन्स 1 जूल जो होता है ना, वो बराबर होता है 10⁷ अर्ग के, यानी कि जूल बड़ा है अर्ग से। तो अब इसके अकॉर्डिंग 4.184 जूल जो आपका 1 कैलोरी की वैल्यू है, वो किसके बराबर? वो 10⁷, सॉरी, वो 4.184 इंटू 10⁷ अर्ग के इक्वल होगा, बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कुछ इन बातों को मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई चीज 1 जूल है तो 1 जूल जो होता है वो 0.2390 कैलोरी के इक्वल होता है, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होगी वो 10⁷ होती है। और उसका जो और एक यूनिट होता है वो होता है इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर मीन्स 1 लीटर एटमॉस्फेयर, चलिए इसको रहने दीजिए कि ये हमारे नन ऑफ आवर बिजनेस यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभी हमारे 12th में इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं कि व्हाट आर द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चले लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा हम लोग पढ़ें। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ध्यान से समझना आप सभी। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं उसमें सबसे पहला हमें जो जानने हैं वो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या होता है? ये कहता है कि जब भी ऐसा कुछ हो कि आपके पास दो कोई सबस्टांस हैं, ठीक है, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे पास एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, इसको हमने क्या किया? दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। बोथ द सिस्टम्स वर कनेक्टेड टुगेदर। तो ऐसा करने पे बच्चों ये सिस्टम 1 हो गया और ये सिस्टम 2 हो गया। अगर सिस्टम 1 के टेम्परेचर क्या है? T1 है, और सिस्टम 2 के टेम्परेचर T2 है, और T2 का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, T2 का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हाई टेम्परेचर के से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगा? एनर्जी का मूवमेंट होगा। और ये तब तक होगा जब तक का दोनों की टेम्परेचर सेम ना हो जाए, मीन्स T1 और T2 इक्वल ना हो जाए, तब तक क्या होगा? टेम्परेचर का एक्सचेंज होता रहेगा, ठीक है। मीन्स according to zeroth laws of thermodynamics we can say that if two systems are connected by a thermodynamical uh, apparatus,
So what will happen? The system which having the higher energy and the second system which having the lower energy, there will be transfer of energy from higher concentration to the lower concentration takes place, and this will happen till both the system having the same temperature. This is known as Zeroth laws of thermodynamics. Okay, now अभी जो हमें पढ़ने हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Student, what we can see कि जो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है कि उसको वो दो तरीके से डिफाइन किया है. वो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed during a chemical reaction. ठीक है, और इसको दो तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है बेसिकली अगर देखें तो. जैसे फर्स्ट जो इन्होंने बोला वो कहा कि अगर कोई भी सिस्टम है तो उसका अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, मीन्स ये सिस्टम क्या आइसोलेटेड है, तो उसका जो टोटल एनर्जी होगा ना वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा. मीन्स एनर्जी उसका क्या होता है, कंजर्व होता है. बस ये हो सकता है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो जो टोटल जो सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो हमेशा जितनी थी उतनी रहेगी. वो कभी बढ़ेगी घटेगी नहीं, मतलब वो कंजर्व क्वांटिटी हो जाती है. ये किसमें कहा गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहा गया. ठीक है, इसको दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि स्थिर होती है. ठीक है, अब ये तो हो गया आपका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे हम समझेंगे वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? मैथमेटिकली कहता है कि for the first law of thermodynamics, the total change in energy is equals to Q minus W. इसमें Q क्या है, वो हीट के लिए है, और W क्या है, वर्क डन है. अब Q माइनस W तब होता है जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया हो, मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम हो तब. ठीक है, सिमिलरली कभी कभी क्या होता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो कहता है कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ये कौन सी बला आ गई? ये क्या होता है, वर्क डन टू द सिस्टम. अगर हम इनको हिंदी में बोले तो डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू तब होता है जब किसी सिस्टम द्वारा कार्य किया गया हो, और क्यू प्लस डब्ल्यू तब होता है डेल्टा इक्वल टू जब सिस्टम द्वारा कार्य नहीं किया हो गया, सिस्टम पर कार्य किया गया हो, टू द सिस्टम कार्य हुआ हो, सॉरी ऑन द सिस्टम कार्य हुआ हो. टू द नहीं, यहाँ पे ऑन द सिस्टम बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. अभी इसके बाद क्या है कि हमें और कुछ जानना है कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसे हम समझते हैं. सम इंपॉर्टेंट
points of first law of some important points of first law of thermोडायनामिक्स। समझिएगा आप लोग। सबसे पहले कि अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस है तो कहते हैं कि आइडियल गैस वो गैसेस होते हैं, ठीक है, जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस करने के दौरान वो क्या होते हैं, उनमें टेम्परेचर का जो चेंज होता है ना, मीन्स डेल्टा टी जो होता है वो जीरो हो जाता है। और जब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आप ही सोचो कि हमने क्या पढ़ा अभी, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्लू या फिर क्यू प्लस डब्लू। अब आप एक बात बताओ कि अगर डेल्टा ई की ही वैल्यू जीरो हो जा रही है तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्लू। अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया हो तो जीरो इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्लू, दैट इज क्यू इक्वल्स टू डब्लू। तो हम बोल सकते हैं कि अगर क्या हो, अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस हो, कौन सी गैस हो, मैं यहाँ पे इसको बोल्ड में लिख देता हूं, आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस क्या होता है, डेल्टा टी जीरो, जिससे कि डेल्टा ई भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इस क्रम में हमने क्या बोला कि डेल्टा ई इक्वल्स टू जीरो, सो क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो, दैट इज क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। और अगर मैं सिस्टम पर कार्य हुआ होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। इस केस में भी क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो हम बोल सकते हैं क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस डब्ल्यू तब होगा जब किसी आइडियल गैस के द्वारा क्या हो गया हो, कोई एक आइडियल गैस हो जिसपे थर्मोडायनेमिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम प्रूफ कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट चीजें हैं कि कह रहा है कि अगर रिएक्शन क्या है, रिएक्शन जो हो रहा है वहां पे वॉल्यूम सेम हो जाए, यानी कि प्रोसेस कौन सा हो जाए, आइसोचोरिक, यानी कि सम क्या बोल सकते हैं, सम आयतनी प्रोसेस बोल सकते हैं उसको। तो वहां पे आपको पता है कि W जो होता है वो P डेल्टा V के बराबर होता है। अगर डेल्टा V ही आपका जीरो है तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू P इंटू जीरो हो जाएगा, V तो जीरो था, डेल्टा भी जीरो है, दैट इज W इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वर्क डन आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। इस केस में अब क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल्स टू Q माइनस डब्ल्यू या फिर डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। ये कब, जब बाय द सिस्टम वर्क हो, ये कब, जब ऑन द सिस्टम वर्क हो। अगर इसको मैं अप्लाई करूं, अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, माइनस डब्ल्यू तो आपको जीरो हो गया है, यानी कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू हो गया है। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा और मैं इसको मैं ब्रॉड करूं और मैं क्या करूं, मैं ऑन द सिस्टम की बात करूं तो क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस जीरो, यानी कि इस केस में डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आइसोचोरिक प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है, तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू, सिंपल। नाउ अब क्यू के साथ हमें क्यू भी जोड़ देंगे। वी बोले तो वी सबस्क्रिप्ट में इसलिए है कि वी का मतलब ये है कि हमने वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रख दिया था। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट है आपका कि अगर आपके पास जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाए, मीन्स एडियाबेटिक अगर प्रोसेस हो रहा है आपका, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं हिंदी में, रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आपने बताया था कि जब क्यू भी एक्शन मीन्स डेल्टा क्यू भी जीरो हो जाए, डी क्यू भी जीरो हो जाए और साथ साथ डेल ई भी जीरो हो जाए, सॉरी डेल क्यू भी जीरो हो जाए और मास का भी आदान प्रदान ना हो, तो सिस्टम क्या बोलते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है क्या है कि यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, जिसके कारण से जो डेल ई है वो
Q माइनस डब्ल्यू या फिर Q प्लस डब्ल्यू होता है, इस केस में क्या होता है, डेल ई इक्वल टू जीरो माइनस डब्ल्यू या फिर डेल ई इक्वल जीरो प्लस डब्ल्यू, यानी कि डेल ई इक्वल टू प्लस माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। सभी को समझ में आ ही गया होगा। एक और बात जानना होगा कि अगर आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आता है वो इक्वल्स होता है कि कितना कार्य हुआ, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट हुआ, क्यों डिक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है, वो बराबर है वर्क डन के, डब्ल्यू के, सिंपल। तो ये आपने समझ लिया। अब क्या है, इसके बाद हमें क्या जानने हैं, अब हमें ये जानने हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहले देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चों ध्यान देना कि थर्मोडायनामिक्स में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें ये कहा गया था कि एनर्जी का मीन्स जो एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed during a chemical reaction, बट इसमें हमें ये नहीं बताया गया था, ये हमें नोन नहीं था कि अगर कोई एनर्जी का चेंजेस हो रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में हो रहे हैं। क्या वो यूनिडायरेक्शनल हो सकते हैं, क्या वो मल्टी डायरेक्शनल हो सकते हैं, ये नहीं बताया गया था। मीन्स इन विच डायरेक्शनल एनर्जी का में चेंज हो रहा है, इसकी बात नहीं करी गई थी। मीन्स इट डज नॉट गिव एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि, और साथ ही साथ इसमें यह भी नहीं हमें बताया गया था कि अगर कोई सबस्टांस में गर्मी है या फिर ठंडी है तो वो गर्म से ठंड की तरफ या फिर ठंड से गर्म की तरफ जो ट्रांसफर होगा, मीन्स ठंड से गर्म की तरफ जाएगा कि गर्म से ठंड की तरफ जाएगा, इसके बारे में नहीं बताया गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ये इसकी क्या है, इनके लिमिटेशंस हैं। तो कौन कौन से लिमिटेशन है, मैं उसको मैं एक बार मैं बताना चाहूंगा कि इसमें यह ज्ञात नहीं होता है कि अगर आपके पास एनर्जी है तो उसका परिवर्तन किस दिशा में होगा, और साथ ही साथ वो जो परिवर्तन है वो एक क्रमागत रूप से होगा कि नहीं, वो एक सतत रूप से होगा कि नहीं। दूसरी बात ये था कि अगर हमें ये भी नहीं संकेतित किया गया था, ये भी नहीं हमें डिनोट किया गया है इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि अगर उष्मा जो है, अगर जो हीट है जो हमारा, वो ठंडे सिरे से गर्म सिरे की ओर प्रभावित हो सकता है या नहीं, ये तो नहीं बताया गया ना। उसने ये कहा था कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा वाले का जो जो हीटनेस है वो कम वाले की तरफ जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ठंडा कोई चीज़ है तो उसका उसका ठंडापन गर्म की तरफ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ठंड के मौसम में। अगर कोई सिस्टम बहुत ही गर्माहट, उसको गर्म कर दिया गया है, ठीक है, और उसको छोड़ दें तो क्या होता है, वो भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जो हमने जाना। नाउ अभी हमें जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी? तो एंथैल्पी किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी और उसका वर्क वर्क फंक्शन का जो सम होता है उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। मींस इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क फंक्शन पीवी, ठीक है। और एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी और साथ ही साथ उसके वर्क फंक्शन का समअप क्या है, एंथैल्पी कहला रहा है। अब एक बात बताइए कि अगर आपके पास वो प्रेशर को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर दें, क्या करते हैं, प्रेशर को हम कांस्टेंट कर दें, तो वहां पे मान लीजिए और आपके पास
स्टार्टिंग में मैंने ले लिया कि H1 टेम्परेचर है और बाद में H1 एंथैल्पी है और बाद में एंथैल्पी H2 हो गई है, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। ठीक है, और जो जब सोचिए, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं एलोबरेट करके समझाना चाहता हूँ, मार्कर में चेंज करता हूँ यहाँ पे। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि H1 इक्वस टू E1 प्लस PV1, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट था। सिमिलरली H2 इक्वस टू E2 प्लस PV2, होगा कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है ऐसा। तो अगर ऐसा है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर मैं दूसरे वॉल्यूम में से, मीन्स अगर मैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूं, अगर मैं इसको सेकंड फर्स्ट इक्वल मानूं, इसको मैं सेकंड इक्वल मानूं और सेकंड में से फर्स्ट को मैं माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा H2 माइनस H1 इक्वल्स E2 माइनस E1 इक्वल्स टू P del V2 नॉट इक्वल्स, इट इज प्लस माइनस P V2 दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P कॉमन ले लिया, डेल्टा V। तो ये आपका जनरलाइज फॉर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज इक्वेशन हो गया कि डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने क्या कर दिया, प्रेशर को स्थिर कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो इक्वल्स होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका रह गया क्या, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी। अब उसी इक्वेशन को मैं एक चीज, हम लोग एक चीज जानते हैं, हमने पढ़ा है अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में, आपने पढ़ा है बायल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, चार्ल्स लॉ, सबको जब ऐड करते हैं तो वहां पे एक आता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है तो डेल्टा वी पी डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एन आर टी, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होगा तो मोल में भी चेंज होगा। तो अगर पी डेल्टा वी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई, पी डेल्टा वी को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एन आर टी, यहाँ पे डेल्टा एन आर टी। तो ये भी आपका क्या है, एंथैल्पी चेंज का एक इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन में स्टार लगा देते हैं इसको। दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी, आपने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले सम फैक्ट रिलेटेड टू एंथैल्पी, मींस एंथैल्पी से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जानने वाले हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सम फैक्ट रिलेटेड टू एंथैल्पी। ये 1 घंटे की क्लास होगी, इसके बाद एक और 1 घंटे की वीडियो होगी, जिसमें आपकी पूरी की पूरी इन 2 घंटे में आपकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिसको आप लोग आईआईटी फाउंडेशन या फिर आईआईटी वगैरह में आप लोग लगभग 1 मंथ में कंप्लीट करते हो, फिर भी चीजें समझ नहीं आती हैं ठीक से। तो ये हम 2 घंटे में इसको कंप्लीट कर देने वाले हैं। देखते हैं सम फैक्ट रिलेटेड टू एंथैल्पी। सबसे पहले जो पहला फैक्ट है वो ये है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो हीट जो होगा एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है, दूसरा ये तो पहला चीज है। दूसरा ये है कि अगर रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक हो जाए, ठीक है, एक्सो में क्या होता है, हीट का, सॉरी, एंडोथर्मिक हो जाए, जिसको हम बोलते हैं उष्मा शोषी, तो वहां पे जो डेल्टा एच का मान होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कब, जब उसमें क्या हो, शोषी अभिक्रिया, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होगा, तब एंडोथर्मिक के लिए, जिसको बोलते हैं उष्मा शोषी। अब सिमिलरली अगर डेल्टा एच की वैल्यू की बात करें और रिएक्शन क्या है, एक्सो है, मींस उष्मा क्षेपी है रिएक्शन,
छेपी मतलब क्या होता है कि जब एनर्जी छेपड़ा मतलब जब एनर्जी रिलीज हो ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो क्या बोलते हैं उसमें छेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक। तो वहां पे जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो निगेटिव हो जाता है बच्चों। ठीक है, आप लोगों ने जाना। ये तो क्या है, सेकंड आपका फैक्ट है अबाउट एंथैल्पी। पहला क्या था कि अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो वहां पे जो किसी कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है किसी सिस्टम का, वो उसके एंथैल्पी में जो चेंज होता है उसके बराबर होता है। ये सोचो कि आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पे कोई सिस्टम रखा गया है, तो उसमें जितना हीट होगा वो उसकी जो मात्रा होगी ना, वो एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होगी। एंथैल्पी में जितना परिवर्तन होगा, ठीक है, वो हीट के बराबर होगा। और दूसरा कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उसमें सोसी है, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक ना होकर वो एक्सोथर्मिक हो जाए, यानी कि उसमें 6 भी रिएक्शन हो जाए, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। अब एक और बात, तीसरा ये जानना होता है कि अगर मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, अगर कोई गैस है तो उसके जो एंथैल्पी जो होती है, जो एच की वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितना होती है, 5/2 RT के बराबर होती है। ये ध्यान देना, ठीक है। 5/2 RT मोल इनवर्स, वेयर मोल इनवर्स इज अ यूनिट फॉर दैट, फॉर द एंथैल्पीज। ये आपने जाना। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कुछ बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको